पिछले कुछ साल में बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यूज को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करना है, आप अपना सॉल्व करो, सही ऑप्शन निकालो, सही ऑप्शन टिक करो एंड यू गेट फुल मार्क्स। यहां पे एक पॉजिटिव बात यह है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहां पे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, लेकिन आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, तभी आप सही ऑप्शन को टिक करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि जहां पर एमसीक्यू का क्वेश्चन है वहां पे कम समय में आप कैसे सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। Which of the following solutions will have the highest conductivity at 298 Kelvin? कंडक्टिविटी कंपेयर करना है और जिसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा रहेगा। तो इन चारों ऑप्शन में हम लोग को देखना है नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा किसमें है। तो सबसे पहले तो ये CH3COOH वाला जो ऑप्शन है इसको आप डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें वैसे भी नंबर ऑफ आयंस कम बनने वाला है, यानी कि या तो आंसर ए होगा या आंसर बी होगा। दोनों में HCl है, HCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले वाले केस में मोलारिटी 0.01 m और दूसरे वाले केस में इट इज 0.1 m। तो ऑप्शन बी मोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl और दूसरा कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो आयंस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बनेगा वो भी ज्यादा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो क्या चीज चेक करना है आप लोगों को कंडक्टिविटी कंपेयर करने के लिए, एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दूसरा कंसंट्रेशन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। सेकेंड क्वेश्चन है A प्लस बी डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना है, यहां पे आपको दिख रहा है। ये जो कंपाउंड बना इस कंपाउंड को गौर से देखो, ये है अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और बगल में यहां पर CH है और यहां पे डबल बॉन्ड CH है। सो दिस इज बेसिकली अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन से बनता है और वैसे भी OH माइनस के प्रेजेंस में आराम से एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे उसका रेट्रोसिंथेसिस थोड़ा सा एक बार देख लो कि ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको पूरा तोड़ दो, ठीक है। उसमें ये जो कीटोनिक ग्रुप के बगल वाला कार्बन था उसको 2 हाइड्रोजन दो और इस कार्बन को ऑक्सीजन दो, यानी कि आपको उसको H2O पानी पिलाना है, ठीक है। तो जो कीटोनिक ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को आप क्या देंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन को आप देंगे ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, द कंपाउंड फॉर्म विल बी ऐसा है। इस कार्बन को आप दिए डबल बॉन्ड OH, एक ये बन गया और साथ में इस कार्बन को आप दिए 2 हाइड्रोजन, तो वहां पे बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे फिनाइल रिंग। तो ये है A और B, इसका आपको नाम लिखा हुआ है तो नाम से आपको कंपेयर करना है कि A मेरे को दिख रहा है कि बेंजल्डिहाइड है, तो A इज बेंजल्डिहाइड और B मेरे को दिख रहा है एसिटोफिनोन है, तो दिस इज एसिटोफिनोन। आप और भी ऑप्शंस देखेंगे कहीं पर भी ऑप्शन और कोई मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, जिसमें A बेंजल्डिहाइड है और B है एसिटोफिनोन। सो इन दोनों को एल्डोल करेंगे तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ द कीटोन A which undergoes iodoform reaction to give this compound and yellow PPT of CHI3। पहले इस कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या दिख रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है और उसके बगल में है C डबल बॉन्ड O ONA, ठीक है, O माइनस Na प्लस, ये बना है और साथ में CHI3 फॉर्म किया है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट का प्रोडक्ट है। तो कह रहा है कि कौन सा कीटोन दिया होगा, तो बहुत बेसिक सा बात है कि जब इसका रेट्रो करना होता है हम लोग को, तो ये वाला पार्ट जो है सॉल्ट का उसको हटा देते हैं और उसके बगल में CH3 लगा देते हैं। तो जो कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे करके ये कंपाउंड बनाया होगा उस कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड और यहां पर CH3, ठीक है। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि C डबल बॉन्ड के बगल में CH3 ग्रुप हो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। और जब आयोडोफॉर्म टेस्ट देना होता है तो रिएजेंट जो यूज होता है वो होता है I2 के प्रेजेंस में OH माइनस, और किस तरह का कन्वर्जन होता है वो देखिए कि C डबल बॉन्ड के बगल में जो CH3 ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये CH3 आयोडोफॉर्म बना करके निकल जाता है और यहां पे लग जाता है ONA O माइनस, ठीक है। तो ये वो कीटोन है जो आपसे पूछ रहा है और उसका IUPAC नेम के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। सो बेसिकली इसका नाम मेरे को दिख रहा है कि थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, सो द नेम विल बी 3 मिथाइल,
ठीक है। अब इतना ही देख करके आप ऑप्शन अगर देखो तो यहां से ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज 3 मिथाइल बहुत सारे ऑप्शन में। देन 5 कार्बन का वर्ड रूट है, सो यू विल राइट पेंट, और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और सेकंड पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप है तो यू विल राइट 2 ओन। द करेक्ट आंसर इज 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, और आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और आप लोगों को बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला स्टेटमेंट से। इन हेलोअरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि इन केस ऑफ हेलोअरीन्स किसको बोलते हैं? तो बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से एक हेलोजन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के पास ये लोन पेयर होता है, और आपको दिख रहा होगा बहुत कंफर्टेबली कि ये लोन पेयर फिनाइल रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में वही ये बात बोल रहा है कि हेलोअरीन्स में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है Cl पे, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रिंग में है उसका कॉन्जुगेशन में होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट ये सही आंसर नहीं, बिकॉज आपसे पूछ रहा है विद द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी जो है, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर, इस पर थोड़ा ध्यान दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐसा एक कंपाउंड आप लोगों को देखने मिलता है जिसमें कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तो कोवेलेंट है, लेकिन ये बॉन्ड पोलर है। क्यों? क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड है, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ शिफ्टेड है, यहां पे डेल्टा माइनस और यहां पर डेल्टा प्लस है। सो दिस बॉन्ड इज बेसिकली पोलर इन नेचर, और यहां पे कह रहा है कि ये नॉन पोलर नेचर का है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और आंसर ये सही है क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग को आंसर तो मिल गया, बट हम लोग सी और डी को एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। ऑप्शन सी कह रहा है ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर। बिल्कुल सही बात है। एक तो SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और दूसरा जो कार्बोकैटायन फॉर्म करता है उसमें अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसलिए तीनों बॉन्ड एक प्लेन में होता है और ये प्लेनर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा है आउट ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHCl एंड C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। परफेक्ट आंसर है ये वाला, स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है, कौन सा कंपाउंड? ये वाला, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। इसमें अगर आप SN1 करके क्लोरीन को निकालेंगे तो यहां पर जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो कार्बोकैटायन ये होगा, इसको बोलते हैं विनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। जबकि C6H5CH2 जो है इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल क्लोराइड, और इसमें से अगर आप Cl को रिमूव करेंगे तो यू विल फाइंड C6H5 और यहां पर CH2 प्लस चार्ज। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इन दोनों कार्बोकैटायन में दिस कार्बोकैटायन इज वे मोर स्टेबल देन दिस वन, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन तो विनाइल कार्बोकैटायन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे प्लस चार्ज है, वेरी अनस्टेबल, और ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है बेंजाइल कार्बोकैटायन, बिकॉज वो C6H5 फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में। तो इन दोनों कार्बोकैटायन में क्योंकि ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए ये वाला कंपाउंड SN1 के तरफ ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज as stability of carbocation increases reactivity towards SN1 also increases। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा है कि कौन गलत था इसमें, तो हम लोग को मिल गया ऑप्शन बी जो है, दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मैच द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। 3 प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और राइट साइड में 4 एलिमेंट्स का नाम है, और आपसे बोल रहा है कि बताइए कि कौन किसको मैच कर रहा है। पहला है लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो पूरे 3D सीरीज में जो सबसे कम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो होता है जिंक का। एक्चुअली जिंक के पास 3D वाले पूरे सबशेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन्स उसका पेयर्ड है, 3D10 उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब भी वो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा तो उसमें 3D वाला जो इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज अनपेयर्ड तो है नहीं इलेक्ट्रॉन। अब जब मेटालिक बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा है बहुत बढ़िया से, तो ऑब्वियसली उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि उसका कन्वर्जन टू गैसियस फॉर्म विल बी इजियर, और उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोएस्ट होता है पूरे 3D सीरीज में। रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास 3D में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है। सेकेंड है शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियस गैस का आंसर होता है मैग्नीज, स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक
नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज करता है, और मैग्नीज से लेकर के जिंक तक फिर वो डिक्रीज करता है। मैग्नीज में सबसे ज्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है +2 से लेकर के +7 तक, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। और थर्ड है ट्रांजिशन मेटल दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, तो इसका आंसर है स्कैंडियम। सी, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1, और स्कैंडियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो +3 करने के चक्कर में आप 4s का भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और 3d1 का भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अल्टीमेटली स्कैंडियम 3+ में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो कलर्ड कंपाउंड कहां से बनाएगा, तो इसीलिए ये कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता है 1, 2 एंड 3। सो इसका आंसर क्या होगा, 1 का R में ये वाला ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन भी है। 2 का Q में हम लोगों को ऑप्शन परफेक्टली मिल गया, बिकॉज सिर्फ इसमें दिख रहा है हम लोग को 1A और B में, और थर्ड का P भी इसमें मिल चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिया है मॉलिक्युलरिटी के रिस्पेक्ट में, और आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से सही स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शन, बिल्कुल गलत बात है ये। मॉलिक्युलरिटी होता है कि भाई कितना मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का इन्वॉल्व हो ताकि रिएक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, वो 0 कैसे हो सकता है, वो फ्रैक्शनल कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा ही वहां पे। इंटीग्रल वैल्यूज 1, 2, 3, 4, भाई 2 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल आधा मॉलिक्यूल कैसे पॉसिबल है। ऑप्शन बी है मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर एक स्टेप का अपना एक अलग मॉलिक्युलरिटी होता है। ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, अपना अपना स्टेप क्या है भाई, इतना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा वो स्टेप हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन का कहीं मॉलिक्युलरिटी का यहां पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये आंसर बी तो हम लोगों को मिल गया, बट बाकी दोनों हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम लोग मानते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, नॉट मॉलिक्युलरिटी। एंड ऑप्शन डी इज रिएक्शंस विद द मॉलिक्युलरिटी 3 आर वेरी रेयर बट आर फास्ट, बिल्कुल ये वाला बात जो है 3 आर वेरी रेयर, ये तो ठीक है कि रेयर होता है भाई, 3 मॉलिक्यूल एक साथ आके कोलाइड करेगा ये इजी नहीं है। बट आर फास्ट, जब 3 मॉलिक्यूल एक साथ आकर कोलाइड कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो वो रिएक्शन फास्ट कैसे हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, इसका बहुत कम चांस है। सो ये आर फास्ट वाला चक्कर है, तो इसका ये गड़बड़ हो गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। Which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol with Lucas reagent? पहले हम 2-phenyl ethanol का फोटो बना लेते हैं। This is the structure for 2-phenyl ethanol. ये है 2-phenyl ethanol का स्ट्रक्चर। अब कह रहा है ल्यूकास रिएजेंट से इसको ट्रीट किए। ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 in presence of HCl। ये रिएक्शन करते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग कार्बोकैटायन के हिसाब से चेक करते हैं कि उसमें टर्बिडिटी आएगा या नहीं आएगा। अगर कार्बोकैटायन 2 डिग्री अल्काइल कार्बोकैटायन से कम स्टेबल है तो वैसे केस में टर्बिडिटी आएगा ही नहीं। अगर 2 डिग्री है तो वैसे केस में टर्बिडिटी विल कम आफ्टर 5 मिनट्स, और अगर 3 डिग्री या उससे बेहतर है तो वैसे केस में बोलेंगे टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ जाएगा। तो इस केस में जब आप OH को रिमूव करेंगे तो जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहां पर होगा वो कार्बोकैटायन ऐसा है CH2, और यहां पर CH2+, ये कार्बोकैटायन बन गया पहला वाला। अब ये कार्बोकैटायन मेरे को दिख रहा है तो क्लियरली 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए, बेंजाइल कार्बोकैटायन नहीं है। बेंजाइल होता अगर फिनाइल के जस्ट बगल वाले कार्बन में प्लस होता, एक कार्बन दूर है। सो दिस इज सिंपली अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कि 2 डिग्री से खराब है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे कि देयर विल नॉट बी एनी टर्बिडिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। अगर 2 डिग्री होता तो हम बोलते टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड विद इन 5 मिनट्स, और अगर 3 डिग्री या उससे बेहतर होता तो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली। ठीक है, चौथा ऑप्शन टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट रूम टेंपरेचर बट विल डिसअपीयर आफ्टर 5 मिनट्स, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह कोई फैक्ट होता नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट बिकॉज दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन सो नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया हुआ है, that if the initial concentration of substance A is 1.5 m and after 120 seconds the concentration of substance A is 0.75 m,
the rate constant for the reaction if it follows zero order kinetics. See, if it follows zero order kinetics, then the integrated rate law equation will be concentration of A after time t is equal to concentration of A at time t बराबर 0 minus kt. This is the integrated rate law जो ये follow करेगा, जिसमें कि आफ्टर टाइम t द कंसंट्रेशन इज गिवन एज 0.75 m इज इक्वल टू इनिशियली द कंसंट्रेशन वाज 1.5 m माइनस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k एंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज गिवन एज 120 सेकेंड्स. ठीक है, सो यहां पे थोड़ा सा सॉल्व कर ले हम लोग. तो k इंटू 120 LHS में ले आए, इसको RHS में भेजे, 0.75 हो गया. और यहां से सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू निकलेगा 0.75 डिवाइड बाय 120. क्योंकि ये सेकेंड्स में, तो हम लोग को ऑप्शन देख लेना है कि ऑप्शन में भी सेकेंड का टर्म होना चाहिए. अच्छा, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ k विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. सिर्फ पर सेकेंड नहीं, सिर्फ पर सेकेंड जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है. तो ये तो गलत ऐसे ही हो गया, ये भी पर सेकेंड में सिर्फ दे दिया है, तो ये तो गलत ऐसे ही हो गया. बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, बिकॉज में यूनिट कम से कम मैच हो रहा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. तो ये तो पक्का हो गया बिना कुछ सॉल्व किए कि या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा. अब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लें और सॉल्व करके यहां पे निकालेंगे हम लोग. तो मेरे को दिख रहा है ऐसे सिंपली कि 120 से अगर आप काटोगे तो 120 इंटू 6 720 होता है और ये 0.75 है. तो पहला जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो 6 आएगा. तो न्यूमेरिकल वैल्यू 6 वाला ये ऑप्शन मेरे को दिख रहा है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. इस तरीके से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली सॉल्व करके निकालो. इसका आंसर होगा ए 0.00625. ध्यान रखो न्यूमेरिकल वैल्यू ये भी सेम है, ये दोनों सेम है न्यूमेरिकल वैल्यू, बट यहां पे क्लैरिटी किस चीज पे आ रहा है, यूनिट पे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होगा यूनिट. अगर फर्स्ट ऑर्डर होता यहां पे तो फिर पर सेकेंड होता उसका आंसर. Anisole undergoes bromination with bromine in ethanoic acid even in the absence of iron 3 bromide catalyst. Let's see इसका मतलब क्या है. पहले तो हम आप लोग को बता दें एनिसोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो ये रिंग और यहां पर OCH3 लोन पेयर, इसको बोलते हैं हम लोग एनिसोल. अब यहां पे कह रहा है कि जनरली क्या होता है ना कि आपको अगर बेंजीन में ब्रोमिनेशन करना है तो आप आयरन 3 ब्रोमाइड यानी कि FeBr3 आयरन 3 ब्रोमाइड FeBr3 को एज कैटलिस्ट यूज करते हैं. एज कैटलिस्ट यूज करते हैं कब, जब आपको बेंजीन को ब्रोमिनेशन करना होता है तो आप Br2 के साथ FeBr3 डाल देते हैं एज कैटलिस्ट. इसमें कह रहा है कि एनिसोल को अगर आपको ब्रोमिनेशन करना है तो वैसे केस में यू डोंट नीड आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट. उसका कारण आप लोग को बता देते हैं क्यों. क्योंकि एनिसोल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस करके यानी कि +m इफेक्ट करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है. इस तरह के ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप. एक्टिवेटिंग ग्रुप. अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के तरफ उसका रेट भी बढ़ाएगा. वैसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप. तो इसका सही आंसर एक्चुअली होगा कि OCH3 एक्टिवेशन से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ा रहा है. यानी कि इसका सही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ऑप्शन ए. ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप दिस OCH3 इज कॉल्ड मिथॉक्सी ग्रुप. सो ऑप्शन ए हम लोग को पहले ही ऑप्शन सही मिल गया. बाकी ऑप्शंस को एक बार चेकआउट कर लेते हैं. ड्यू टू द डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप क्लियरली गलत है. ये तो एक्टिवेट कर रहा है, उसको डीएक्टिवेट थोड़ी कर रहा है. थर्ड, टू इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पारा पोजीशन. ये स्टेटमेंट सही है कि ये जो ग्रुप है OCH3 वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा रहा है. बट ये स्टेटमेंट इस ऊपर वाले स्टेटमेंट का एक्चुअली रीजन नहीं है. अगर वहां पे बोलता कि ब्रोमीन को ऑर्थो और पारा पोजीशन पे लगाया जा रहा है तो इसका आंसर होता. यहां तो बोला जा रहा है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन सी उसका रीजन नहीं है. और डी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन, ये भी उसका रीजन नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन इज अगेन अ रीजन फॉर ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वैसे केस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन होता है. तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ऑप्शन सही है, बट दीज टू ऑप्शंस आर नॉट द करेक्ट रीजन फॉर दैट स्टेटमेंट. द करेक्ट रीजन फॉर दैट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन डी ब्लॉक का आप लोगों को दिख रहा है. द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ. बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है.
ये जो ग्राफ आप लोग को दिख रहा है कि निकेल तक जो है वो डिक्रीज कर रहा है वैल्यू और फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, ये ट्रेंड फॉलो होता है एटॉमिक रेडियाई के द्वारा, एटॉमिक रेडियाई के द्वारा। एक्चुअली शुरुआत में डिक्रीज इसलिए करता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस रिपल्शन के वजह से उसका साइज स्लाइटली इंक्रीज कर जा रहा है। सो दिस ग्राफ इज गोइंग विथ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई फॉर 3D सीरीज। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सी, जो 3D का जितना भी 10 एलिमेंट होता है वो 10 एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं कंसिडर होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनेशन है कि जिसमें आपका जो 3D सबशेल है उसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो वो 3D सीरीज में रहते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो आपसे कह रहा है कि इन चारों में बताइए कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये जिंक, जिंक, बिकॉज जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 एंड 3d10, 4s2 3d10। तो इसमें आप देख रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, 3D भी पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ जिंक ही नहीं, ये तो 3D सीरीज का बात हो गया। जिंक के नीचे होता है कैडमियम, कैडमियम, और कैडमियम के नीचे होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ये 4D सीरीज में और ये 5D सीरीज में। तो इन दोनों को भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स तो है बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको भी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं करते।